सलाम व आदाब बच्चों। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में CDP PYQ के 15 क्वेश्चंस देखे थे और आज 16 क्वेश्चन से देखते हैं। और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के लिए हेल्पफुल हो। चलिए शुरू करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास की गति। तो बाल विकास की गति एक समान मानकीय और अव्यवस्थित होती है, में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह अवस्थित होती है। यानी बाल विकास की गति एक समान मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो 16 का ऑप्शन सही क्या होगा? तो 16 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपको डी सही हो जाएगा कि बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। एक बच्चा एक क्रमबद्ध क्रम में विकसित होता है जो सभी बच्चों में लगभग समान होता है। विकास की दर और गति अलग अलग मामलों में भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी बच्चों में विकास स्वरूप का क्रम लगभग समान है। इस प्रकार मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। जन्म के पूर्व और प्रसव के बाद मनुष्य का विकास एक स्वरूप या एक समान अनुक्रम का पालन करता है। शारीरिक विकास, पेशियां या भाषा विकास और बौद्धिक निश्चित क्रमों में होता है। चलिए ऑप्शन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17, किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुख बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं, बजाय सूक्ष्म गति कार्य के? तो शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल व्यवस्था, किशोरावस्था, माध्यमिक बाल व्यवस्था। तो 17 नंबर का सही क्या हो जाएगा कि किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुख बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं, बजाय सूक्ष्म गति कार्य के? तो शैशवावस्था। तो ऑप्शन वह ए सही हो जाएगा। चलिए शैशवावस्था के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुख बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होते हैं, बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। स्थूल गत्यात्मक
कौशल वे हैं जिन्हें चलने, संतुलन बनाने, दौड़ने और घिस घिस घिसिटकर चलने जैसे कार्यों को करने के लिए बड़ी मांसपेशियों के समूह के उपयोग की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल वो हैं जिनमें कलाई, हाथ, अंगुलियों, पैरों की अंगुलियों और अंगूठों के साथ सूक्ष्म कार्य करने के लिए छोटी मांसपेशियों के समूह के उपयोग की आवश्यकता होती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन: स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क: सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। सही विकल्प स्वतंत्र है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी स्कूल में सीखने के लिए बच्चों की गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये गलत सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो क्या होगा? तो दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए दोनों के बारे में देखते हैं और के बारे में। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों की गति कौशल का महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये दोनों गलत है, क्योंकि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों में मोटर समन्वय महत्वपूर्ण है। इससे बच्चों को अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने में भी मदद मिलती है तथा मोटर समन्वय के द्वारा बच्चा चलना, दौड़ना, कूदना जैसी क्षमताओं को प्राप्त करता है। अतः सीखना और विकास एक दूसरे के अंतर्संबंधित है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। तर्क: बच्चे वयस्कों की तुलना में अचानक में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं। यानी सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। सही है। बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं। तो कथन भी सही है। कथन भी सही है और तर्क भी सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं। वयस्कों को यह जानने की ज़रूरत होती है कि कुछ क्यों सीखना है। जैसे ही वे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, वो आरंभ करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी ओर बच्चों को आमतौर पर बताया जाता है कि उन्हें क्या सीखना है, इसलिए बच्चे वयस्कों की तुलना में अलग तरह से सीखते हैं। बच्चे गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं। गर्भधारण से जन्म तक की समय अवधि, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की समय अवधि। तो विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही ऑप्शन क्या? वो समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाए। वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं, यह विकास की संवेदनशील अवधि कहलाती है। संवेदनशील अवधि वह होती है जब बच्चा एक कौशल प्राप्त करने के लिए परिपक्व होता है। इस अवधि के दौरान बच्चे के पास अनुकूल अनुभव होना चाहिए जो उसे कौशल प्राप्त करने में मदद करते हैं। एक संवेदनशील अवधि जीवन में वह समय अवधि होती है जब बच्चे के विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव का सबसे अधिक और गहरा प्रभाव पड़ता है। स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वो बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को डैश कहा जाता है? पार, वृद्धि, सीखना, अनुकूलन। तो 21 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकती है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को डैश कहा जाता है? तो बदलाव को यानी तो वृद्धि कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाए। स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है और जब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वो बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव को वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है और जीवन पर्याप्त तक चलता ही रहता है। पार या मचान बच्चों को संकेत व इशारे करने के संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण है? चित्र बनाना, सुई पकड़ना, तेज चलना, धागों में मोती पिरोना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तेज चलना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तेज चलना।
स्थूल कौशल के अंतर्गत वे बड़ी गतिविधियां आती हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, टांगों, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, तेज चलना, दौड़ना और कूदना आदि स्थूल कौशलों के उदाहरण हैं। विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। जटिल से सरल, सिर से पैर, केंद्र से सामान्य से विशिष्ट। तो विकास किस तरफ बढ़ता है? तो विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है, तो केंद्र से बढ़ाए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विकास का अधोगामी सिद्धांत यह बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, फिर हृदय, और इसी क्रम में विकास होता चला जाएगा। जैसे बच्चों का खड़े होने से पहले बैठने में सक्षम होना, बच्चे हाथों और पैरों को हिलाना सीखने से पहले अपने सिर को हिलाना सीखते हैं। ये सभी अधोगामी सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। बच्चों में विकास की दिशा डैश डैश होती है और प्रत्येक बच्चा डैश एक जैसी अपनी गति से विकसित होता है, अलग अलग अपनी गति से विकसित होता है, एक जैसी समान रूप से विकसित होता है, अलग अलग रूप से विकसित होता है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी बच्चे में विकास की दिशा डैश होती है और प्रत्येक बच्चे डैश यानी एक जैसी अपनी गति से विकसित होते हैं, अलग अलग अपनी गति से विकसित होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि अलग अलग अपनी गति से विकसित होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चे की विकास की दिशा अलग होती है और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। आनुवंशिकता तथा पर्यावरण प्रभावों के बीच परस्पर अंतःक्रिया से बालकों के विकासात्मक रूप में व्यक्तिगत भिन्नता होती है तथा प्रत्येक बालक के विकास की गति समान नहीं होती, अपितु वो अपनी समय की गति से विकास करते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कथन और तर्क दिया गया हुआ। कथन: सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। तो 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता तो ऑप्शन ए यानी कथन ए सही है। तर्क है: सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। तो तर्क भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कि ए और आर
दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक। चलिए इसको हम देखते हैं। सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। संस्कृति पर प्राकृतिक होती है, जो स्थान, समय, समुदाय और वंश के अनुसार भिन्न होती है। हर बालक का जीवन उसके समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है, जो कि उसे घेरती है और उसे वैसे ही अपनाती है जैसे वह है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, अतः विकल्प ए सही है, उत्तर होगा। ठीक है। चलिए, बालक के विकास के सिद्धांत, यहाँ अब हम पढ़ेंगे बालक के विकास के सिद्धांत। तो विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो मनोसामाजिक, भौतिक, संज्ञानात्मक, भाषाई। तो 26 का सही ऑप्शन तो मनोसामाजिक, भौतिक, संज्ञानात्मक, भाषाई। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनोसामाजिक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मनोसामाजिक। मनोसामाजिक आयाम के तहत व्यक्ति की भावनाओं, आत्म अवधारणा और परिवार, स्थायियों तथा दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यह विकास का वह पहलू है जो व्यक्ति के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर केंद्रित होता है। मनोसामाजिक आयाम व्यक्ति के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह उनके सामाजिक और भावनात्मक जीवन की नींव को तैयार करता है। एरिक्सन और मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास को 8 चरणों में बांटा है, जिसमें प्रत्येक चरण एक विशिष्ट मनोसामाजिक संघर्ष पर केंद्रित है। उदाहरण: बचपन में विश्वास बनाम अविश्वास, किशोरावस्था में पहचान बनाम भूमिका। चलिए 27 नंबर देखते हैं। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संपर्क के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना,
विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संपर्क के विकास को धीरता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक छात्रों के शैक्षणिक आत्म संपर्क को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शिक्षक छात्रों की स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करते हैं तो यह छात्रों को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और अपनी शिक्षा में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। यह छात्रों को यह भी दिखाता है कि उनकी राय और विचार महत्वपूर्ण है, जिससे उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। निम्नलिखित कथन में विकास को किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ऑप्शन ए, भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 28 का डी हो जाएगा सही, कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो बच्चे अपनी शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। यह कथन दर्शाता है कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। जीवन के पहले 3 वर्षों की शुरुआत में बच्चे 300 और 1000 शब्दों के बीच एक बोली जाने वाली शब्दावली विकसित करते हैं, और वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने और उसका वर्णन करने के लिए भाषा का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। चलिए 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। तो
तो 29 का क्या सही हो जाएगा? तो निम्नलिखित में कौन विकास के सिद्धांत नहीं है? तो विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होता है, यह विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। मानव विकास के सिद्धांत को उस रूप में परिभाषित किया जाता है जिस जाता है जिस तरीके में एक व्यक्ति विकसित होगा। विकास के कई सिद्धांत हैं, जिसमें से एक क्रमिकता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अन्य दो रूप हैं, सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति, परोकिस परोकिस्मो डिजिटल। इसके अलावा निरंतरता का सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर, पारस्परिक संबंध, सामान्य से विशिष्ट परस्पर क्रिया दर में विभेदन, एकीकरण और पूर्वानुमेयता है। 30 का क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है? एक रूपता, एक आयामी, रैखिकता, व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो 30 का क्या हो जाएगा? बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसार करता है? व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताएं। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत का अनुसरण करता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दर में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नता लगभग समान रहती है। बालक अपनी स्वाभाविक गति से वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहता है और इसी कारण उनमें पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता है। उनमें उनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। विकासात्मक प्रतिमान को परखकर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है। तो 31 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक बच्चे में विकास की दर गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाती है। ये गलत है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है।
आनुवंशिकता और पर्यावरण ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवंशिकता व्यक्ति को विकास की क्षमता प्रदान करती है जिसका सही ढंग से उपयोग पर्यावरण द्वारा किया जाता है। प्रत्येक बच्चे के विकास की प्रक्रिया भिन्न भिन्न दर से होती है और यह सुचारू रूप से जीवन पर्यंत तक गतिशील रहती है। तो ये हमारे आज के 16 क्वेश्चन हो गए। चलिए तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। तो